नमस्कार। बुराई पर अच्छाई के विजय के पावन पर्व विजयादशमी पर आप सबका स्वागत है। आज हम एस्ट्रो लर्निंग की अपनी नई क्लास शुरू कर रहे हैं। इससे पहले बेसिक की 2 क्लासेस चल चुकी हैं, ये तीसरी क्लास है। और आज हम जिन विषयों पर चर्चा करेंगे उनके बारे में आपको थोड़ा संक्षिप्त तौर पर बता देता हूँ। मैं अपनी दूसरी डिवाइस से लॉगिन हो जाऊँ ताकि मुझे भी दिखता रहे और उनके बारे में आपको थोड़ा संक्षिप्त आवाज आ रही है। ठीक है, तो नमस्कार। जो मित्र जुड़ने वाले हैं जुड़ जाएं, बाकी आते रहेंगे। शिवम जी नमस्कार। तो आज हम बात करेंगे जो हमारा जो स्टैंडर्ड लग्न चार्ट है उसके बारे में हम बात करेंगे, और ग्रह जो हैं उनके बारे में थोड़ा बहुत बताया गया था और थोड़ा बहुत आज बताया जाएगा कि वो उनकी दृष्टियां क्या होती हैं। और इसके अलावा हम जानेंगे कि लग्न का निर्धारण कैसे किया जाता है इसके बारे में थोड़ा सा बताया गया था, थोड़ा सा अब हम बता देंगे। तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले प्रियंका जी नमस्कार। शुरू करने से पहले मैं चाहता हूं कि आप एक ऐसा कुंडली का जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट चार्ट होता है 12 खानों वाला, एक स्क्वायर होता है, बीच में उसको 4 हिस्सों में कर दिया जाता है, फिर एक स्क्वायर से बीच में उसको बांट दिया जाता है। तो इस फॉर्मेट में एक चार्ट आप लोग बना लें। और थोड़ा सा मैं इसको इधर कर देता हूं, थोड़ा सा आप लोग को बोर्ड सही से दिखाई दिख रहा है या नहीं अभी पता चल जाएगा। हाँ, थोड़ा सा और चाहिए, ये थोड़ा सा ठीक है, दिखाई देगा। तो शुरू करते हैं। और आप लोग एक आशीष जी नमस्कार। आप लोग एक पेपर पे ये चार्ट बना लें, ये 12 खानों वाला। एक पेंसिल ले लें, बीच में जो एंट्रीज की जाएंगी उनको फिर हटाना पड़ेगा, इसलिए मैं चाहता हूँ एक पेंसिल ले लें, पेंसिल से काम करें। और जो चार्ट है उसको आप चाहे पेन से या किसी परमानेंट इंक से बना सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। ये जो आप देख रहे हैं ये हमारी कुंडली का वो स्टैंडर्ड नक्शा है जो बनाया जाता है। बीच में एक सर्किल बना था, थोड़ा अभी होगा, उसके पॉइंट्स मैंने छोड़ दिए हैं। ये जो हमारा चार्ट है ना, ये इसी सर्किल को रेक्टेंगुलर रिप्रेजेंट करता है, मतलब इसी गोले को आयताकार या वर्गाकार तरीके से रिप्रेजेंट करता है। इसमें 12 जो हिस्से हमने बताए थे 12 राशियों के, उन्हीं की तरह इसको 12 भाव में बांट दिया गया है। पहला भाव जो है ये हाउस कौन इसको कहते हैं, ये पहला भाव है, इसी को लग्न कहा जाता है। इंग्लिश में असेंडेंट कहा जाता है। यही लग्न है, ये हमारी कुंडली का पहला भाव होता है और ये रिप्रेजेंट करता है हमारी हेल्थ को, हमारी पर्सनैलिटी को, हमारे आरोग्य को कि हम कितने स्वस्थ होते हैं, हमारी आत्मशक्ति को, हमारी जो हमारे अंदर ऊर्जा होती है उसको रिप्रेजेंट करता है। इसके अलावा ये हमारे स्वास्थ्य का भी कारक है।
ये सबसे महत्वपूर्ण भाव होता है, इसको लग्न कहते हैं। जैसा मैंने बताया था कि सूर्य जिस राशि में होता है वो राशि सुबह सुबह पूर्व में उदित होती है। अभी 9 बजने वाले हैं, अभी सूर्य यहाँ चला गया होगा। सूर्य सुबह यहाँ पे उदित हुआ था, इसी पहले भाव में सुबह सूर्य उदित होता है। उसके बाद सूर्य अपनी जगह बदल देता है, लेकिन पहला भाव क्योंकि सूर्य पूर्व में उदित होता है, इसलिए जो राशि पूर्व में किसी भी घटना के समय, मान लीजिए इस समय किसी जातक का जन्म होता है, तो इस समय सूर्य जो राशि पूर्व में ईस्ट में उदित होगी, ये पूर्व दिशा है, ये साउथ है, ये वेस्ट है और ये नॉर्थ है। तो ये पूर्व दिशा में जो राशि उदित होती है, इस समय जो राशि पूर्व दिशा में उदित होगी वही लग्न होगा। तो सूर्य सुबह पूर्व में उदित हुआ था, तो सूर्य की राशि लग्न थी। सूर्य इस समय कन्या राशि में है। सूर्य उसके 2 घंटे बाद थोड़ा दक्षिण की तरफ चला गया, ये दक्षिण दिशा है, इसकी तरफ चला गया। तो जो दूसरी राशि सूर्य के बाद जो दूसरी राशि आई, मतलब कन्या के बाद, कन्या में चूंकि सूर्य है, कन्या के बाद जो दूसरी राशि आई तुला, वो लग्न हो गई। फिर करीब 8:30 बजे के करीब समय रहा होगा या 8:45 बजे के करीब समय रहा होगा, जबकि तुला राशि भी अपने स्थान से सरक के चली गई। चूंकि सूर्य अब और थोड़ा दक्षिण यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे इस समय वृश्चिक राशि का उदय होगा, ऐसा मुझे लगता है। मैं कंफर्म नहीं हूं, आप देखेंगे तो संभवतः इस समय वृश्चिक राशि का लग्न इस समय बना होगा। सूर्य इस समय 6 में है, कन्या राशि में, और यहाँ पे 7 तुला, और इस समय लग्न जो होगा वृश्चिक लग्न का उदय होगा, 8वीं राशि का। तो आप कंफ्यूज ना हो, ये हाउस 1 है और यहाँ पे राशि है वृश्चिक। तो हम जब कुंडली को देखते हैं, तो अगर हम इस खाने में लिखा हुआ देख चाहते हैं कि 8 लिखा हुआ है, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, कहीं 8वां भाव तो नहीं, ये भाव पहला ही है, हाउस 1 है, ये हाउस 1 है। लेकिन इस समय यहाँ पे वृश्चिक राशि उदय होगी, तो इसलिए यहाँ ये लग्न 8 से शुरू होगा। तो आप समझ गए, लग्न जो है वो पूर्व में उदित राशि होती है, यही पहला भाव होता है। यही हमारे व्यक्तित्व का, हमारे स्वास्थ्य का, हमारे आरोग्य का, हमारे प्रेजेंटेशन, हम कैसे दिखते हैं, हमारा ऑरा कैसा होता है, हमारा प्रेजेंटेशन कैसा है, इसका कारक है पहला भाव। दूसरा भाव हाउस 2 है। इस समय यहाँ 8 के बाद संभवतः 9 राशि हो, ये स्थिर नहीं है, कभी दूसरी राशि हो सकती है। मान लीजिए यहाँ 9 होगा तो यहाँ 10 होगा, लेकिन हाउस नंबर 2 यही रहेगा, कुंडली का दूसरा हाउस। ये जो होता है, ये हमारे कुटुंब का कारक होता है, ये हमारे वाणी का कारक होता है, ये हमारे खान पान का कारक होता है, ये हमारे धन का, जो हमारा जो धन संचय है, हमारा जो कौटुंबिक धन हमें प्राप्त होता है, हमारे पूर्वजों से जो हमको धन प्राप्त होता है, फिर जो धन हम बनाते हैं, जो वेल्थ हम इकट्ठा करते हैं, जो हमारी सेविंग्स होती है, उसका भाव ये है दूसरा। तीसरा भाव जो है, हो सकता है यहाँ 10 राशि हो, इसको 8, 9, 10 को आप स्थिर न समझेंगे, बदलता रहता है, अभी के हिसाब से मैं बता रहा हूं। तो यहाँ पे इस समय हो सकता है मकर राशि हो सकता है। तो ये जो तीसरा भाव है, ये हमारे पराक्रम का भाव है, ये छोटी मोटी यात्राओं का भाव है, ये हमारे छोटे भाई बहनों का भाव है, और ये हमारे कम्युनिकेशन का, हमारी कम्युनिकेशन स्किल कैसी होती है उसका भाव है। तो आपने देखा कि दूसरा भाव वाणी का, दूसरे से दूसरा भाव यानी कम्युनिकेशन का भाव है। ये हमारे, हम जो भोजन खाते हैं, हम जो भोजन करते हैं, उसका हमें कैसा स्वाद प्राप्त होता है, कैसा आनंद प्राप्त होता है, उससे भी संबंधित भाव है। ये छोटी मोटी यात्राओं का भाव है। इस भाव से पता चलता है हम कितनी यात्राएं करते हैं। ये 4th हाउस है, चौथा भाव। इन भावों के नाम भी होते हैं, बता दूं, इसको लग्न या तनु भाव कहते हैं, इसको कुटुंब या धन भाव, कुटुंब या धन,
वाणी, इससे संबंधित एक चार्ट मैं आपको दूंगा। ये तीसरा भाव जो है ये पराक्रम भाव कहा जाता है। मतलब हम समाज में कितना पराक्रम करते हैं, कितना परिश्रम करते हैं, यात्राओं का भाव कहा जाता है, छोटे भाई बहनों का भाव कहा जाता है। ये चौथा भाव जो है, ये चौथा भाव हमारा मातृकारक भाव है, इसको सुख का भाव करते हैं। ये हमारी माता से हमारी भूमि, भवन, वाहन, प्रॉपर्टी और हमारा जो कुटुंब का सुख होता है उसके संबंध से भाव है। ये भाव भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये चारों भाव जो केंद्र के भाव हैं, ये भाव बहुत महत्वपूर्ण है। ये भाव उत्तर दिशा में पड़ता है, इसीलिए ये माना जाता है कि वास्तु के हिसाब से सर्वश्रेष्ठ गृह निर्माण वो होता है जिसका मुख उत्तर की तरफ हो, क्योंकि कुटुंब का भाव है ये। तो ठीक है, इसके बाद हम पांचवें भाव पे चलते हैं। आपको जब मैंने राशियों के विषय में बताया था तो एक बात मैंने आपको बताई होगी कि राशियों के बारे में मैंने बताया था कि यहाँ पे पहली राशि होती है, यहाँ पे 120 डिग्री होता है, यहाँ पे 0 डिग्री होता है, यहाँ 120 डिग्री और यहाँ पे 240 डिग्री। मतलब जो 3 त्रिकोण बनते हैं वो ये त्रिकोण है, ये भाव, ये भाव, ये भाव। ये तीनों भाव बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ये पंचम भाव है, पंचम भाव है। ये संतान से संबंधित भाव होता है, हमारी विद्या से संबंधित भाव होता है, हमारे पूर्व जन्म के अर्जित पुण्य का भाव होता है, पूर्व जन्म के अर्जित पाप का भाव होता है। ये बहुत शुभकारी भाव होता है। ये हमारे जो हम प्रेम जीवन का भी भाव ये इसी को मानते हैं, शिक्षा का भाव इसको मानते हैं। ये भाव पुष्ट होता है तो जातक अच्छी शिक्षा अर्जित करता है, ये भाव पुष्ट होता है तो जातक की संतान अच्छी होती है। संतान से संबंधित पीड़ा इसी भाव से होती है, पांचवें भाव से, क्योंकि ये त्रिकोण का भाव है। 120 डिग्री आपकी कुंडली को अगर आपके लग्न से 0 डिग्री से स्टार्ट किया जाए तो ये भाव त्रिकोण में पड़ता है, 120 डिग्री पे पड़ता है। उसके बाद ये छठवां भाव है, इसको रोग, ऋण, शत्रु, ये रोग जो छोटे मोटे रोग होते हैं हमको, उनसे संबंधित भाव है। ये हमारे ऋण से संबंधित भाव है। हम जीवन में जो ऋण लेते हैं, जो ऋण देते हैं, जो पूर्व जन्म के हमारे ऋण होते हैं, उन सबसे संबंधित, धन से संबंधित भाव है। जैसे आप देखेंगे कि लग्न से पांचवा और 9वां भाव, मतलब लग्न से त्रिकोण भाव ये है, तो धन से त्रिकोण भाव ये है, धन से त्रिकोण भाव ये है। तो ये भाव जो होता है ये कॉम्पिटिटिव सक्सेस का भी भाव होता है। हम कंपटीशन में किस तरह की सक्सेस प्राप्त करेंगे, हम कितना अचीव करेंगे, इससे संबंधित चीजें भी इसी भाव से देखी जाती है। तो ये छठवां भाव कहने को तो त्रिक भाव मानते हैं, 6, 8, 12 को त्रिक भाव मानते हैं, लेकिन फिर भी ये जरूरी है। ये जीवन में सक्सेस पाने के लिए इस भाव का पुष्ट होना भी बहुत आवश्यक है। ये भाव भी आज के कॉम्पिटिटिव मटेरियलिस्टिक युग में इस भाव का मजबूत होना भी बहुत आवश्यक है। यहाँ पे पाप ग्रह होते हैं तो ये भाव मजबूत होता है। यहाँ पे सूर्य हो, मंगल हो, शनि हो, राहु हो, तो ये भाव बहुत पुष्ट हो जाता है। क्योंकि ये खराब भाव है, खराब ग्रहों के बैठने से, क्रूर ग्रहों से बैठने से इसकी पुष्टि होती है। ऐसा व्यक्ति शत्रुहंता होता है, अपने शत्रुओं को विजय प्राप्त करता है। आशीष जी, समझने के लिए आपको अभी देखना पड़ेगा, देखेंगे तो समझेंगे, इतना आसान नहीं है एस्ट्रोलॉजी। आप धैर्य रखें, जब चीजों को देखेंगे तो धीरे धीरे समझेंगे, इसके बारे में आपको और बताया जाएगा। ठीक है, ये सातवां भाव है। आशीष जी, अगर इसको आप नहीं समझ पाए तो संभवतः आप एस्ट्रोलॉजी को समझ नहीं पाएंगे।
ये मैं आपको बहुत साफ बता देता हूं। इसको समझना पड़ेगा आपको। आप मुझसे बार बार पूछेंगे, फोन पे पूछिएगा, आप मुझसे बार बार मैसेज से पूछिएगा, व्हाट्सएप पे पूछिएगा, जितनी बार आप पूछेंगे मैं उतनी बार बताऊंगा। आपको इसे समझना होगा, नहीं समझेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे एस्ट्रोलॉजी। तो ये 7वां भाव जो है हमारा, ये हमारे लग्न से ठीक सामने 180 डिग्री पे होता है। जैसे आपने देखा था यहाँ पे मेष राशि थी, यहाँ पे तुला राशि थी, वो ठीक 180 डिग्री पे ये भाव होता है, ठीक सामने का भाव। इसे हम कला प्रभाव कहते हैं। ये विवाह से संबंधित है, विवाह, साझेदारी, दैनिक आय, रेगुलर रेकरिंग इनकम जिसे कहते हैं, दैनिक आय से संबंधित है। राशि तो मैंने अभी बताई ही नहीं आशीष जी, राशि का तो मैंने अभी बताया ही नहीं, अभी सिर्फ मैं आपको भावों के बारे में बता रहा हूं। राशि जो लग्न है वो मैं आपको बता दूं कि बहुत अच्छे अच्छे एस्ट्रोलॉजर ये नहीं जानते हैं कि लग्न कैसे बदल गया। मतलब बहुत अच्छे की बात नहीं कर रहा हूं, एवरेज जो लोग एस्ट्रोलॉजी करते हैं कि ये ग्रह यहां होता है तो ये राशि होती है, ये ग्रह यहां होता है तो उसका ये फल होता है, उनमें से बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स को ये पता नहीं होता है कि ये लग्न कैसे बदल जाता है, क्यों बदल जाता है 2 घंटे में। आप भी समझ जाएंगे, अगर आपका एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट होगा तो आप धीरे धीरे इसको समझ जाएंगे। ठीक है, तो ये 7वां भाव के बारे में मैंने आपको बताया। आशीष जी, मैं आपको सुझाव दूंगा कि आप बीच में इंटरप्ट ना करें, क्योंकि मैं देख रहा हूं, या तो मैं उसको बंद कर दूं। ठीक है प्रियंका जी, मैं आपका सुझाव ध्यान रखूंगा, ग्रुप में डाल दूंगा। तो ये 7वां भाव जो है मैंने बताया कि ये विवाह का भाव है, साझेदारी का भाव है, दैनिक आय का भाव है। प्लीज कोई बीच में इंटरप्ट मत करे, जो समझ में नहीं आया उसे बाद में पूछ ले, जो अभी से संबंधित हो उसको तुरंत पूछ ले। तो 7वें भाव को विवाह, साझेदारी और दैनिक आय का भाव मानते हैं। ये चूंकि हमारे लग्न से जस्ट सामने 180 डिग्री अपोजिट का भाव है, इसलिए इसको मारक भाव मानते हैं। मारक भाव, इसको प्रथम मार्केश। इस भाव का स्वामी, जैसे यहाँ अगर मेष लग्न है तो यहाँ तुला लग्न होगा। मेष लग्न में तुला राशि जो होती है उसका स्वामी शुक्र प्रथम मार्केश होता है, तो इस भाव का स्वामी मार्केश होता है। आप लोग हमेशा सुनते होंगे मार्केश की दशा चल रही है, मार्केश की पीड़ा हो रही है। आप कुंडली दिखाते होंगे तो एस्ट्रोलॉजर्स आपको बताते होंगे, तो यही वो मार्केश का भाव है जो पीड़ा देता है। ये कभी कभी क्रूर ग्रहों का भाव होता है तो बहुत पीड़ा देता है। जैसे कर्क लग्न में शनि का भाव होता है, सिंह लग्न में शनि का भाव होता है, तो ये बहुत पीड़ा देता है। वैसे ही शुक्र के लग्न में मंगल का भाव होता है, तुला लग्न में या वृष लग्न में ये मंगल का भाव होता है, तो ये बहुत ज्यादा पीड़ा देने वाला भाव होता है। मंगल मार्केश जो होता है वो बहुत ज्यादा पीड़ा देता है। ये 8वां भाव है, इसको हम इसको कष्टकारी भाव मानते हैं। अब इसका कोई नाम मैं नहीं रखूंगा। ये भाव ऐसा माना जाता है, तो ये आयु का भाव, हमारी आयु जो होती है उसका ही भाव है, लेकिन फिर भी इसे कष्टकारी भाव मानते हैं, क्योंकि ये लग्न से, ये 6ठा भाव है, ये 8वां भाव है। 180 डिग्री के बाद शुरू होता है, 180 से 200 डिग्री, 210 टेढ़ा होता है लग्न से। सामने से अगर आप देखें तो इससे ये टेढ़ा है, ये भी टेढ़ा है, ये भी टेढ़ा है। ये कम टेढ़ा माना जाता है, ये ज्यादा टेढ़ा होता है। ज्यादा टेढ़ा होने की वजह से ये ज्यादा कष्ट देता है। अष्टमेश जो है वो कुंडली में कभी कभी मृत्यु तुल्य कष्ट देता है, उसकी दशा, उसकी महादशा।
लेकिन इस भाव की पॉजिटिव चीजें क्या है, हम पॉजिटिव चीजों पे भी बात करते हैं। यह शोध का भाव है, रिसर्च का, यह मंत्र का भाव है, मंत्र शक्ति का, मंत्र सिद्ध होने का भाव है। यह व्यक्ति के गूढ़ ज्ञान का भाव है, जो ऑकल्ट नॉलेज होती है, गूढ़ विज्ञान, परोविज्ञान, उससे संबंधित ज्ञान का यह भाव है। गहरे रिसर्च का भाव है, आयु का भाव है, हमारी आयु निर्धारित करता है। इस भाव के शुभ ग्रहों की दृष्टि हो तो व्यक्ति दीर्घायु होता है, गुरु की दृष्टि हो कहीं से तो व्यक्ति दीर्घायु होता है। और उसके अलावा इसमें अगर यहाँ पे शनि बैठा हो, शनि इस भाव का कारक है। कारक के विषय में चूंकि एडवांस लेवल की एस्ट्रोलॉजी हम आगे पढ़ेंगे, आप बेसिक समझें, बहुत ज्यादा समझ नहीं पाएंगे। तो इस भाव का कारक है शनि। अगर शनि यहाँ बैठा हो तो इस भाव की आयु की वृद्धि कर, कष्ट देता है लेकिन आयु की वृद्धि कर देता है। ये हमारे शरीर का 8वां हिस्सा है। जैसे ये हेड है, ये आंखें हैं, मुंह है, ये हमारा गर्दन है। इसी तरह से ये भाव जो है वो हमारे शरीर का लोअर, कमर से नीचे का हिस्सा है। ये हमारे गुप्त अंगों का भाव है, ये हमारे सेक्सुअल ऑर्गन्स का भाव है। ये भाव कष्ट में होता है तो पाइल्स की प्रॉब्लम, सेक्सुअल डिजीज, इन सब से संबंधित समस्या होती है। ये भी भाव इंपॉर्टेंट होता है, खासकर स्त्रियों के लिए इस भाव का ज्यादा महत्व है, क्योंकि अगर इस भाव को पीड़ा होती है तो उन्हें चाइल्ड बर्थ में इश्यू हो सकते हैं, उन्हें और भी कई मासिक धर्म से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं। तो इस भाव का भी महत्व है। और किसी भी रिसर्च के लिए, किसी अच्छे रिसर्चर के लिए, किसी अच्छे वैज्ञानिक के लिए इस भाव को मजबूत होना जरूरी है। 9वां भाव ये भाग्य भाव है, ये कुंडली का तीसरा त्रिकोण है और सबसे मजबूत भाव होता है। ऐसा मानते हैं कि पहले से महत्वपूर्ण 5वां बलि भाव होता है, 5वें से महत्वपूर्ण 9वां बलि होता है। लग्न से ज्यादा बलवान पंचम, पंचम से ज्यादा बलवान नवम। और ये 5वें भाव से 5वां है। भावति भाव सिद्धांत के अनुसार जिस भाव से जो भाव जितने नहीं, आप रट ना लें भैया, आप इसको नोट कर लें, बाकी इसके संबंधित नोट्स दिए जाएंगे निश्चित भैया। तो ये 9वां भाव जो है ये भाग्य भाव है हमारी कुंडली का, ये महत्वपूर्ण भाव है, ये हमारे भाग्य को निर्धारित करता है। हमारा हम जो काम करते हैं उससे हमको कितना लाभ मिलेगा, किस तरह से हमारा भाग्य हमारे कर्म के साथ चलेगा। और ये धर्म का भी भाव है, ये हम धर्म कर्म में कितनी रुचि लेते हैं, धर्म हमारा कितना साथ देता है, हम धर्म का कितना साथ देते हैं, हम धर्म का कितना अनुपालन करते हैं, उससे संबंधित ये भाव है। ये भाव कुंडली में बहुत महत्वपूर्ण है। जहाँ धर्म है वहीं भाग्य है, तो इस धर्म भाव का और भाग्य से गहरा कनेक्शन है। ये कुंडली का सबसे महत्वपूर्ण त्रिकोण है। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे एडवांस एस्ट्रोलॉजी में। ये 10th हाउस, 10वां भाव, ये राज्य भाव है, ये कर्म भाव है, और ये पिता से संबंधित भाव भी है, राजा से संबंधित भाव है। राज्य भाव इसका नाम ही। व्यक्ति अपने जीवन में क्या कर्म करेगा, समाज में उसका कैसा प्रेजेंटेशन होगा, समाज में उसकी कितनी इज्जत होगी, राज्य से उसको कितना सहयोग मिलेगा या राज्य से उसको कितनी परेशानी मिलेगी, पिता से उससे कितना सहयोग मिलेगा, पिता से उसे कितनी परेशानी होगी, पिता यानी राजा यानी सत्ता उसका कितना सहयोग करेगी और वो उसमें कितना कारक होगा, ये इस भाव से पता चलता है। अच्छे डिजिग्नेशन वाले, अच्छे सामाजिक छवि वाले, क्षमता वालों का ये भाव मजबूत होता है। ये भाव मंत्री का मजबूत हो सकता है। ये अच्छा पुष्ट भाव हो तो आप जातक IAS हो सकता है, उच्च अधिकारी हो सकता है, जातक अच्छा नेता हो सकता है, जातक किसी कंपनी में अच्छा CEO होने के लिए भी ये भाव मजबूत होना चाहिए। तो ये भाव जो है वो जो हमारे कर्म का सुख है वो दिखाता है। धर्म है तो फिर कर्म है।
धर्म पूर्वक हम कर्म का पालन करते हैं, फिर हमें लाभ होता है। 11वां भाव लाभ का भाव है। 11वां भाव लाभ का भाव है, आय का भाव है, हमारी इच्छाओं का भाव है, इच्छाओं की पूर्ति का भाव है, इच्छा पूर्ति का भाव। हमारी ये भाव कल कारखाने, मशीनरी, उद्योग का भी भाव है, बड़े भाई का भाव है। तो इस भाव से हमारे लाभ का, हम कितना लाभ प्राप्त करेंगे, हमारी कैसी आय होगी, इस पे जितने ग्रहों की दृष्टि होती है उतने प्रकार की आय हो सकती है। जब तक की बहुत ज्यादा प्रतिकूल स्थिति में वो लाभ को खराब भी कर सकता है। तो ये भाव जो है 11वां भाव, ये कुंडली का महत्वपूर्ण भाव है। आज के मटेरियलिस्टिक युग में, धन के युग में, ये लाभ और ये धन, ये दोनों भाव महत्वपूर्ण होते हैं। लाभ के भाव पे हम आगे और भी बात बताएंगे आपको। 12वां भाव जो है वो मोक्ष का भाव है, मोक्ष कारक भाव, शैया सुख का भाव है, सेक्सुअल लाइफ से संबंधित है, शैया सुख का भाव है। और अस्पताल का भाव है, अस्पताल में खर्च होता है। विदेश यात्रा का भाव है, विदेश भ्रमण। पहले हमारे शास्त्र के हिसाब से, चूंकि पहले परिवहन के अच्छे साधन नहीं थे और बाहर जाना एक बड़ी मुश्किल चीज होती थी, बैलगाड़ी से, नाव से, इस तरह से यात्राएं होती थी, तो विदेश जाने को अच्छा नहीं माना जाता था। तो पहले के एस्ट्रोलॉजी में इस भाव को अच्छा नहीं माना, इस भाव में चंद्रमा अभी भी अच्छा नहीं होता है। लेकिन आज के युग में ये भाव अच्छा है। कुछ विषयों से, कुछ चीजों में इस भाव का बहुत महत्व है। जैसे आज आप देखते हैं जो लोग बहुत खर्च करते हैं वो लोग बहुत कमाते हैं, या जो लोग बहुत कमाते हैं वही बहुत खर्च भी करते हैं। तो व्यय से संबंधित, इसको व्यय भाव बोलते हैं। व्यय से संबंधित ये भाव है। जितना व्यय करेंगे तो अपनी आमदनी के हिसाब से, उसके हिसाब से हमारा आय भी निर्धारित होती है। ये माना जाता है कि जो ज्यादा व्यय करता है उसकी आय अच्छी होती है, या जो जिसकी आय अच्छी होती है वो ज्यादा व्यय करता है। नकारात्मक पहलू में ये अस्पताल का भाव है, अस्पताल के खर्च का, धर्मार्थ कार्यों का भाव है कि आप जो धर्म कर्म में जितना जो पैसे खर्च करते हैं। लेकिन आप देखें तो ये भाग्य भाव से चौथा पड़ता है। मेरे बड़े भाई संतोष उपाध्याय जी कहते हैं, और एक और नर्मदेश्वर शास्त्री जी ने भी कहा है इस बात को, अक्सर चर्चा में बोलते हैं कि ये भाग्य भाव से चौथा होता है। मतलब भाग्य के सुख का स्थान, जैसे लग्न से चौथा ये स्थान है, वैसे भाग्य से चौथा ये स्थान। मतलब भाग्य का सुख इसी भाव से पता चलता है। सुख कैसे पता चलता है? आप भाग्यवान होंगे तो आपके पास पैसा होगा, पैसा होगा तो आप खर्च करेंगे, आप धार्मिक कार्यों में खर्च करेंगे, आप विदेश यात्रा में खर्च करेंगे। तो अगर आपके पास, आप भाग्यशाली हैं तो आप इस भाव का सुख उठा सकते हैं। ये भाव मजबूत है तो ये भाव मजबूत होगा। तो ये कुंडली के 12 भाव हैं। इनसे संबंधित चार्ट मैं आपको अलग से दे दूंगा, अभी मैं इसको हटा रहा हूं। क्लास को जल्दी चलाने के लिए थोड़ा फास्ट होना जरूरी है। आशीष जी, मेरी बात का अन्यथा मत लीजिएगा। देखिए होता ये है ना कि आज का जो तय कोर्स है उसको तो हम कर लें, ठीक है। क्वेरीज के लिए आपके पास पूरी सुविधा है। मैं आपकी क्वेरी के लिए हर समय उपलब्ध हूं। आप मुझे फोन कर सकते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हैं, आप मुझसे पर्सनली पूछ सकते हैं। जितनी बार आप पूछेंगे उतनी बार मैं जवाब दूंगा। लेकिन बेसिक नीड ये है कि आज का सिलेबस जो तय किया गया है वो सिलेबस को आज पूरा कर दिया जाए। तो मुझे विश्वास है कि आप उसको अन्यथा नहीं देंगे, मेरी व्यवस्था को समझते हुए। और परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन वाली भी बात है यहाँ।
तो ये आपने देख लिया। अब जो ग्रह होते हैं ये आप समझ गए, ये लग्न है, ये सेकेंड हाउस, मतलब ये फर्स्ट हाउस है, ये हमेशा फर्स्ट हाउस रहेगा। यहाँ कोई भी राशि लिखी हो, 7 लिखा हो, 8 लिखा हो, 9 लिखा हो, कोई भी राशि लिखी हो, वो राशि आपका लग्न होगी, लेकिन पहला भाव वही होगा। लग्न सबसे इंपॉर्टेंट है। लग्न के अलावा ये जो दोनों भाव हैं, ये दोनों भाव सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, त्रिकोण के भाव। उसके बाद ये केंद्र के भाव महत्वपूर्ण होते हैं। लग्न एक ऐसा भाव है, मैं सॉरी, मुझे अभी ठंड चूंकि बढ़ रही है और मुझे लोअर बैक की प्रॉब्लम शुरू हो गई है। अभी एसी भी चलता है, पंखा भी चलता है, और दोनों जब चलते हैं तो मुझे समस्या होती है, मतलब ठंड के मौसम में। तो मैं थोड़ी देर बैठ जाता हूँ और आगे फिर हम लोग बात करते हैं। तो जैसा आपने जाना कि ये लग्न है, फर्स्ट हाउस, मैं बार बार कहूंगा आपसे, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये इस त्रिकोण का भी केंद्र है और इस केंद्र का भी केंद्र है। ये केंद्र के 4 भावों का केंद्र है और त्रिकोण का भी केंद्र है, इसलिए सबसे महत्वपूर्ण है। ये 0 डिग्री है। हमारी स्नैपशॉट जो कुंडली है, आकाश का स्नैपशॉट, हमारा लग्न यहाँ पे होता है हमारे जन्म के समय। यहाँ पे पूर्व दिशा होती है, तो यही 0 डिग्री होती है, यहाँ 120 डिग्री होती है और यहाँ 240 डिग्री होती है। यहीं से शुरू होता है हमारा जीवन का सफर। हमारे जन्म से धन, पराक्रम, कुटुंब, फिर पराक्रम, फिर घर का सुख, विद्या का सुख, फिर विद्या के सुख के बाद कंपटीशन, रोग ऋण शत्रु, फिर विवाह, फिर शोध, जीवन में एक्सपर्टाइज हासिल करना, फिर धर्म, फिर कर्म, फिर लाभ, फिर मोक्ष। ये हमारे जीवन का सर्किल है। तो ये भाव सबसे महत्वपूर्ण है। ये पहला भाव है। किसी भी कुंडली को देखें तो इस भाव को देखें, यही पहला भाव होता है, यही लग्न होता है। ये लग्नेश, पंचमेश और नवमेश, सबसे इंपॉर्टेंट जो 3 ग्रह होते हैं कुंडली के, वो इन भावों से निर्धारित होते हैं। ग्रहों के बारे में कुछ बात करनी है, छूट गई थी बात, ग्रहों की दृष्टियों के बारे में। कोई भी ग्रह मान लीजिए यहाँ बैठा, अच्छा गिनती कैसे करते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ऐसे गिनती करते हैं। जैसे भावों का क्रम है वैसे गिनती का क्रम है। थोड़ा आराम हो गया, उठ जाऊं मैं। मान लीजिए यहाँ पे सूर्य है या चंद्रमा है, इन दोनों की 7वीं दृष्टि होती है। ये इस ग्रह को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। चरण दृष्टि भी होती है, वो आपके काम के नहीं है, बेसिक लेवल के काम के नहीं। आप केवल ये जाने कि सूर्य और चंद्रमा जो है वो अपनी 7वीं दृष्टि से सामने वाले भाव को देखते हैं, 7वें भाव को। यहां होंगे इसे देखेंगे, यहां होंगे इसे देखेंगे, यहां होंगे इसे देखेंगे, यहां होंगे इसे देखेंगे और यहां होंगे इसे देखेंगे। फिर यहां से उल्टा चलेगा, जहां होंगे उसके सामने के भाव को देखेंगे, यहां होंगे तो इसको देखेंगे, यहां होंगे तो इसको देखेंगे। 7वां भाव जो सामने वाला भाव होता है, इसके सामने ये, इसके सामने ये, इसके सामने ये, इसके सामने ये। सूर्य चंद्रमा किसी भी ग्रह को 7वीं दृष्टि से देखते हैं। क्रम से बताता हूं, 2 ग्रह और हैं जो 7वीं दृष्टि से देखते हैं, लेकिन मैं आपको क्रम से बता देता हूं।
मंगल जो होता है इसको नोट कर लीजिए आप। मंगल की 3 दृष्टियां होती है। 7वीं दृष्टि तो इसकी भी सब एज यूजुअल हर ग्रह की तरह होती ही है। एक होती है चौथी दृष्टि जो इस भाव पे पड़ती है। 1 2 3 4 ये याद रखिएगा, दृष्टि गिनते समय उस भाव को 1 मानते हैं। जिस भाव में उस ग्रह हो उससे अगले भाव को 1 नहीं मानते, उससे अगले भाव को। ये गिनती का सिस्टम नहीं है कि 1 के बाद 2 गिनेंगे। इसमें 1 को 1 गिनेंगे, 2 को दूसरे भाव को 2 गिनेंगे। तो ये मंगल की एक चौथी दृष्टि भी होती है। मंगल की 4 7 और 8 दृष्टि होती है। मतलब 7वीं तो होती ही है सभी ग्रहों की तरह, चौथी और 8वीं दृष्टि भी होती है। अगर ये यहां बैठा होगा तो ये चौथी दृष्टि यहां पड़ेगी और 8वीं दृष्टि यहां पड़ेगी। अगर ये यहां बैठा होगा 1 2 3 4 चौथी दृष्टि यहां पड़ेगी और 8वीं दृष्टि यहां पड़ेगी। इसीलिए यहां बैठा हुआ मंगल अच्छा माना जाता है। क्यों अच्छा माना जाता है? क्योंकि वो इस कठोर भाव को देखता है और दशम भाव को देखता है। दशम भाव का दिग्बली है, दशम भाव का प्रभावशाली ग्रह है, छठे भाव का प्रभावशाली ग्रह है। इसलिए इस भाव में, तीसरे भाव में, पराक्रम भाव में बैठा हुआ मंगल अच्छा माना जाता है। चौथे भाव में होगा तो मांगलिक दोष बनाएगा, 7वें भाव को देखेगा, 10वें भाव को देखेगा, लाभ भाव को देखेगा। लाभ भाव को तो ये अच्छा करता है, लेकिन इस घर का फल खराब करता है। चौथे भाव में, चौथी राशि जो है मंगल की नीच राशि है। चौथे भाव में मंगल अच्छे फल नहीं देता है। 7वें भाव में मंगल अच्छे फल नहीं देता विवाह के भाव में, इसी को मांगलिक कहते हैं। तो मंगल यहां बैठा मांगलिक हो गया। 4 दृष्टियां हैं उसकी, 4 7 10। यहां से इसको देखेगा, इसको देखेगा और 8 लाभ भाव को देखेगा। यहां बैठा हुआ मंगल अष्टम भाव को देखता है चौथी दृष्टि से, एकादश भाव को देखता है, मोक्ष भाव को देखता है। ये भी अच्छा मंगल नहीं माना जाता, कम होता है इसका फल। कारक खुद तो भी कम फल होता है, संतान में बाधा देता है। ये 6वें भाव में बैठा हुआ मंगल ये बलवान होता है। ये यहां से भाग्य भाव को देखता है, इसको देखता है 12वें भाव को और लग्न को देखता है। यहां बैठा हुआ मंगल बीमारियों से रक्षा करता है, शत्रुओं पे बलि बनाता है। लेकिन स्थितियां अगर अच्छी ना हो तो ऋण बहुत देता है, या फिर मनी लैंडर भी बना सकता है अगर स्थितियां अच्छी हो। 7वें भाव में बैठा हुआ मंगल, 7वें भाव में बैठा हुआ मंगल इस भाव को देखता है, इस भाव को देखता है, इस भाव को देखता है। ये मांगलिक दोष बनाता है। चौथी दृष्टि, 7वीं दृष्टि, 8वीं दृष्टि, ये मांगलिक दोष बनाने वाला मंगल। अष्टम भाव में बैठा हुआ मंगल मांगलिक दोष बनाता है। अष्टम भाव अच्छा नहीं है। अष्टम भाव जैसे मैंने बताया कि शरीर के कमर से नीचे के हिस्सों का भाव है। यहाँ बैठा हुआ मंगल पाइल्स दे सकता है, रक्त संबंधित प्रॉब्लम दे सकता है, लिकोरिया, स्त्रियों में लिकोरिया से संबंधित बीमारियां दे सकता है, और भी बहुत सारी बीमारियां हैं, उसके बारे में आगे हम बताएंगे। तो यहाँ बैठा हुआ मंगल भी मांगलिक बनाता है, वैवाहिक सुख में थोड़ी बाधा डालने वाला होता है। यहाँ बैठा हुआ मंगल चौथी दृष्टि से 1 2 3 4 इस भाव को देखता है, 7वीं दृष्टि से इस भाव को देखता है, 8वीं दृष्टि से इस भाव को देखता है, इस भाव को पुष्ट करता है। तो अब 9वें भाव में बैठा हुआ मंगल चूंकि अपनी दिशा के करीब जा रहा है, यहाँ पे अच्छे फल देता है। यहाँ बैठा हुआ मंगल इस भाव को देखता है, इसके फल को अच्छे करता है, पराक्रम को देखता है, उसके फल को अच्छा करता है। इस भाव के फल थोड़े खराब करता है, भूमि भवन वाहन से संबंधित भाव के फल को थोड़े खराब करता है, लेकिन ओवरऑल ये मंगल अच्छा होता है। 10वीं में मंगल बहुत बलवान होता है, 10th हाउस का मंगल बहुत बलवान होता है। 10वीं के मंगल की बड़ी महिमा बताई गई है। ऐसा व्यक्ति कुलदीपक होता है, अपने परिवार को चलाने वाला, अपने परिवार का नाम ऊंचा करने वाला, पराक्रमी, शूरवीर। जैसे लग्न में मंगल अच्छा हो तो व्यक्ति बहुत शूरवीर होता है, बहुत नेतृत्व क्षमता से लैस, उत्साही। वैसे ही 10वें भाव में मंगल की बड़ी महिमा बताई गई। यहाँ से बैठ के लग्न को देखता है, इस भाव को देखता है, संतान भाव को देखता है। इस भाव का सुख ये अच्छा करता है। यहाँ बैठ के उच्च राशि है इसकी, 10वीं राशि उच्च राशि है। कोई भी राशि हो 10वां भाव में मंगल अच्छा फल देता है, नीच का भी हो तो भी अच्छा फल देता है। तो और इस भाव के फल थोड़े खराब करता है, थोड़े संतान से संबंधित समस्या देता है, संतान कम होती है, एक ही बेटा होता है अक्सर। 11वें भाव का मंगल अच्छा है, क्रूर भाव है, क्रूर राशि है, अच्छा फल देता है। यहाँ पे बैठा हुआ मंगल
चौथी दृष्टि यहाँ रखता है, सातवीं दृष्टि यहाँ रखता है, आठवीं दृष्टि यहाँ रखता है। यहाँ का फल अच्छा करता है, यहाँ का फल खराब करता है, मतलब संतान से संबंधित समस्या देता है, लिखाई पढ़ाई से संबंधित समस्या देता है। 12वें भाव का मंगल अच्छा नहीं माना जाता। मंगल की 12वीं राशि अच्छी राशि नहीं है, क्योंकि जल तत्व राशि, मंगल अग्नि प्रधान जो है। काल पुरुष की कुंडली में 12वीं राशि जो है, मीन राशि, वो जल तत्व की राशि है और अच्छी राशि नहीं मानी जाती मंगल के लिए, क्योंकि मंगल फायर है। फायर जल तत्व राशि में अच्छा काम नहीं करता, कर्क में भी अच्छा काम नहीं करता। वृश्चिक चूंकि उसकी अपनी राशि है, इसलिए वहां थोड़ा अच्छा काम करता है, कर्क में तो नीच का हो जाता है। वृश्चिक अपनी राशि है लेकिन वो खराब है, वो वहां तो मंगल अपनी स्वराशि होने की वजह से अच्छा फल देता है, लेकिन 8वीं राशि भी मंगल की कोई बहुत अच्छी राशि नहीं है। और ये जो 12वीं राशि है, या बात अभी तो भाव की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर यहाँ काल पुरुष की कुंडली देखा जाए तो 12वीं राशि मीन राशि जल की राशि है, यहाँ मंगल अच्छे फल नहीं देता। शिवम जी, आप एडवांस एस्ट्रोलॉजी का प्रश्न पूछ रहे हैं, फिर भी बता देता हूँ। ग्रह जहां बैठे उससे ज्यादा जहां पूर्ण दृष्टि हो उसका फल देता है। तो ये आगे का क्वेश्चन है, आगे पूछ लीजिएगा, आगे बताऊंगा। अभी मैं बहुत कुछ अभी बेसिक समझने दीजिए। बेसिक में आप ऐसे प्रश्न करेंगे ना, तो जो अभी सीख रहे हैं, जिन्होंने सीखना शुरू किया, उनके लिए मुश्किल हो जाएगी। तो ये मंगल के बारे में हमने जान लिया। अब मंगल के बाद हम बुध की बात करें। बुध चंद्र सूर्य की तरह सिर्फ 7वें दृष्टि रखता है। शुक्र भी चंद्र सूर्य की तरह सिर्फ 7वें दृष्टि रखता है। तो ये 4 ग्रह, सोम माने चंद्रमा होता है, सूर्य, चंद्रमा, बुध और शुक्र, ये चारों ग्रह सिर्फ 7वें दृष्टि रखते हैं। तो इनकी बात नहीं करते हैं, सब जानते हैं 7वें दृष्टि सामने वाले घर पे होती है। यहाँ बैठेगा तो यहाँ होगी, यहाँ बैठेगा तो यहाँ होगी, तो इसको छोड़ देते हैं। उन ग्रहों की बात करते हैं जिनकी दृष्टियां एक से ज्यादा है। गुरु की दृष्टि त्रिकोण दृष्टि है, इन दोनों भावों को देखता है, मतलब 120 डिग्री देखता है, 240 डिग्री देखता है, और सबकी तरह 180 डिग्री तो देखता ही है। सामने वाला घर तो देखता ही है, इसको भी देखता है, इसको भी देखता है, मतलब 5वीं 9वीं दृष्टि। और एक मिनट, ये भी जमा से कुछ हिल गया, कैसे हिला पता नहीं। ठीक है। तो गुरु की 2 दृष्टियां होती हैं। एक दृष्टि तो सबकी होती है, तो उसकी चर्चा बार बार करने से क्या फायदा। 2 दृष्टियां अन्य होती है, एक्स्ट्रा होती है, 5वीं या 9वीं। गुरु यहां बैठेगा तो यहां और यहां देखेगा। फल आगे मैं बताऊंगा, फल बताना अभी ठीक नहीं है, लंबा चैप्टर है, समझ नहीं पाएंगे आप। अभी सिर्फ दृष्टियों के बारे में जानिए। गुरु के अलावा राहु केतु ये भी इसी दृष्टियों से देखते हैं, मतलब 120, 240 और 180 तो होती है सबकी। तो राहु केतु को भी आप चार्ट में अपने नोट कर लें कि गुरु राहु केतु इन तीनों की 5वीं 7वीं, गुरु राहु और केतु, इन तीनों की 7वीं तो होती ही है, 5वीं और 9वीं दृष्टि होती है। मतलब जहां बैठेंगे वहां से 5वें 9वें 120 140 डिग्री को देखेंगे। यहां बैठेंगे तो इन दोनों को देखेंगे, यहां बैठेंगे तो इन दोनों को देखेंगे। समझ गए आप। एक ग्रह बचता है शनि। आप 4 ग्रहों के बारे में आपको मैंने बता दिया कि जो 4 ग्रह हैं, सूर्य, चंद्रमा, बुध और शुक्र, वो सीधी दृष्टि रखते हैं 7वीं।
मंगल के बारे में मैंने बताया कि चौथी और आठवीं दृष्टि अलग से रखता है। गुरु राहु केतु के बारे में हमने बता दिया कि वो पांचवी और नौवीं अलग से रखते हैं सातवीं के अलावा। एक ग्रह बच जाता है शनि। शनि की दृष्टि जो होती है तीसरी भी होती है, सातवीं भी होती है। सातवीं तो होती है, 10वीं भी होती है, ये अलग है। इसीलिए राहु केतु और शनि मिलके लगभग पूरी कुंडली को देख डालते हैं। समझ गए आप? शनि के बारे में जानना जरूरी है आपको। शनि बहुत जरूरी ग्रह है कुंडली के हिसाब से। हालांकि उसको सिर्फ डराने के लिए ज्योतिष में आजकल प्रयोग किया जाता है, लेकिन डराने के अलावा वो सबसे जरूरी ग्रह है। वो हमारे कर्म का नियंता है, वो हमारी कर्म फल का नियंता है, वो न्याय कारक ग्रह, दंडाधिकारी है। वो हमें हमारे कर्म का फल देता है। शनि के बारे में जानना बहुत जरूरी है। शनि कुंडली का बहुत आवश्यक ग्रह है। आज कलयुग में उसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा है। तो शनि के बारे में आप अवश्य जानें। शनि की 3 दृष्टियां होती हैं, तीसरी और 10वीं। मतलब अगर यहाँ शनि बैठा है तो 1, 2 और 3, 1, 2 और 3 तीसरे भाव पर उसकी दृष्टि होगी, पहली दृष्टि। और 7वें पे तो होती ही है, आप जानते हैं, 7 और 8, 9 और 10 इस पर भी इसकी दृष्टि होती है। शनि की 3 दृष्टियां होती, तीसरी, 7वीं और 10वीं। अब मान लीजिए यहाँ राहु बैठा है तो राहु इसको भी देखेगा, इसको भी देखेगा, इसको भी देखेगा। यहाँ केतु होगा, इसको देखेगा, इसको देखेगा और इसको देखेगा। अगर शनि राहु केतु और गुरु की भी ऐसी ही दृष्टियां होती है। अगर अलग अलग खाने में बैठे हों तो लगभग पूरी कुंडली को देखते हैं। इन चारों ग्रहों का महत्व तो बहुत ज्यादा है। इन चारों का रोटेशन पीरियड बड़ा है। इनका जो ट्रांजिट होता है, गोचर, शनि का 2.5 साल का होता है, गुरु का 1 साल का होता है और राहु केतु का 1.5 साल का होता है। तो ये काफी इफेक्टिव होता है लाइफ में। जब आप एडवांस एस्ट्रोलॉजी पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि राहु केतु का गोचर जो है हमारी कुंडली में कितना प्रभाव डालता है और राहु केतु के गोचर पे स्टडी करना कितना जरूरी है। तो अभी आप ये समझ लें कि शनि की 3, 7, 10 दृष्टि, जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पे शनि हो तो 1, 2, 3 इस भाव पे दृष्टि होगी और 7वें भाव पे दृष्टि होगी और 10वें भाव पे दृष्टि होगी। ये 10वां भाव होगा उसका। मेरा शनि यही है तो यहाँ पे बैठा हो तो शनि अच्छा होता है, तीसरे भाव में पराक्रमी बनाता है। ऐसे लोग बहुत मेहनती होते हैं, हालांकि काम कभी कभी स्लो करते हैं लेकिन मेहनती बहुत होते हैं। यहाँ बैठे हुए शनि की दृष्टि, ये तीसरी दृष्टि अच्छी नहीं होती, संतान में विलंब देती है। और 7वीं दृष्टि ये है और 10वीं दृष्टि यहाँ पड़ती है। तो शनि की दृष्टि आपने जानी, राहु और केतु की दृष्टि जानी आपने, गुरु की दृष्टि जानी, मंगल की जानी, सूर्य चंद्र बुध शुक्र की जानी। फिर से एक बार मैं बता देता हूँ, सूर्य चंद्र बुध और शुक्र ये 7वीं दृष्टि रखते हैं अपने सामने के घर पे। इसको कहीं नोट करना है। मंगल 4, 7, 8 की दृष्टि रखता है, चौथे भाव पे, 7वें भाव पे, 8वें भाव पे। जहां पे बैठा हो उससे चौथा भाव, 7वां भाव और 8वां भाव। यहाँ पे बैठा हो तो यहाँ से चौथा, 7वां, 8वां। और राहु केतु और गुरु इन तीनों की 5वीं, 9वीं, 7वीं दृष्टि होती है। 5, 9 और 7 यहाँ बैठा हो तो 5, 7 और 9। यहाँ बैठा हो तो 5, 7 और 9 इस तरह से दृष्टियां होती है। तो शनि की 3, 7, 10 होती है। 3, 7 और 10 यहाँ बैठा हो 3, 7 और 10। तो ये ग्रहों की दृष्टियां हैं, इनके बारे में आप पढ़ लें, जान लें
लग्न के उदय के बारे में आपको मैं एक बार फिर बता देता हूँ, क्योंकि ये कंफ्यूजिंग है, इसमें लोग भूल जा रहे हैं। मित्र ने एक सवाल भी उठाया था कि लग्न नहीं समझ पाया कैसे उदय होता है। मैं बता देता हूँ लग्न कैसे उदय होता है। ये विषय महत्वपूर्ण, इसको नहीं समझ पाएंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे आप अष्टोराज जी। लेकिन मैंने स्केच उठाया, मैंने बना दिया। आप भी सीखें, आप भी बना लो। फिर से दिखाऊं? ऐसे बनाया जाता है। तो आपने समझा कि दोहराया भाई, चीटिंग की है मैंने। लग्न क्या होता है? लग्न वो राशि है जो पूर्वी दिशा में आपके जन्म के समय उदित हुई। साउथ, नॉर्थ, वेस्ट। अभी वृश्चिक ही होगा। सूर्य आज कन्या राशि में है, अगले महीने तुला में हो जाएगा। अगले महीने जो सुबह उगेगा वो तुला राशि होगी 5 बजे। पिछले महीने जो उगती थी वो सिंह राशि होती थी सुबह 5 बजे, क्योंकि सूर्य सिंह राशि में था। तो सुबह पूर्व में जो राशि उदित होती है उसी में सूर्य होता है। तो सूर्य जिस राशि में है समझ जाइए। पहले तो ये जान लीजिए सूर्य इस समय किस राशि में है। सूर्य 14 अप्रैल को मेष राशि में होता है। उसके 30 दिन बाद 15 मई के आसपास वो वृष राशि में होता है। फिर 30 दिन बाद वो मिथुन राशि में जून में चला जाता है। जुलाई में 15 जुलाई के आसपास कर्क राशि में आ जाता है। 15 अगस्त के आसपास वो सिंह राशि में आ जाता है और 15 सितंबर के आसपास वो कन्या राशि में आ जाता है। फिर 15 अक्टूबर के बाद वो तुला राशि में जाकर नीच का हो जाता है, नीच हो जाएगा अभी सूर्य। तो अभी सिंह राशि में है 15-16 अक्टूबर तक, सॉरी कन्या राशि में है। तो अभी जो सुबह सुबह जो राशि पूरब दिशा जो आपको दिखाई गई, फिर से देख लीजिए इसको। आशीष जी आप विशेष तौर पे देखिए, पूरब दिशा में जो राशि सुबह सुबह उदित होगी, पूरब दिशा में सूर्य उदित होता है ना सुबह सुबह, तो सुबह 5 बजे यहाँ पे सूर्य रहता है 6वीं राशि में पूरब में। समझ गया? 2 घंटे बाद वो बदल जाती है, सूर्य अपनी जगह से मूव करता है ना। 2 घंटे बाद यहाँ 7 हो जाती है, उसके 2 घंटे बाद यहाँ 8 हो जाती है, उसके 2 घंटे बाद यहाँ 9 हो जाती है, उसके 2 घंटे बाद यहाँ 10 हो जाता है। 24 घंटे में 12 राशियां घूमती हैं। 12 घंटे बाद सूर्य यहाँ होता है। 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10 और 2 नहीं, यहाँ पे है 2 घंटे बाद यहाँ, 4 घंटे बाद यहाँ, 6 घंटे बाद यहाँ, 8 घंटे बाद यहाँ, 10 घंटे बाद यहाँ, 12 घंटे बाद यहाँ हो जाता है सूर्य। यहाँ 6 राशि आ जाएगी, तब यहाँ 12 हो जाएगा। ऐसे लग्न होता है। दोपहर में 6 घंटे बाद यहाँ चला जाएगा सूर्य, तब यहाँ 9 हो जाएगा। धनु लग्न का उदय हो जाएगा 11 बजे के आसपास, 11 साढ़े 11 बजे यहाँ धनु लग्न का उदय हो जाएगा और सूर्य यहाँ चला आएगा। आधी रात के समय सूर्य यहाँ होता है 12 बजे के आसपास, तब यहाँ 3 होगा। 3, 4, 5, 6 मिथुन लग्न का उदय आधी रात में होगा। यही 12 घंटे, यही जो मिड टाइम होते हैं, सुबह, दोपहर, शाम और आधी रात, इन्हीं का इंडिकेशन सूर्य के इन्हीं चारों स्थितियों से होता है। तो जब सूर्य सुबह यहां होता है तो यहाँ पे कन्या राशि होती है सुबह 5-6 बजे करीब, यहाँ कन्या राशि होती है। 2 घंटे बाद यहाँ तुला राशि होती है,
उसके 2 घंटे बाद यहाँ वृश्चिक राशि होती है, उसके 2 घंटे बाद यहाँ धनु राशि होती है। यही हमारा लग्न होता है। जो बच्चा सुबह पैदा होगा वो कन्या लग्न का होगा, उसके लग्न में सूर्य होगा। जो बच्चा 2 घंटे बाद पैदा होगा उसका तुला लग्न होगा, उसके यहाँ पे 12वें भाव में सूर्य होगा। और जो बच्चा उसके 2 घंटे बाद मैंने दोपहर 10 बजे के आसपास पैदा होगा उसके सूर्य यहाँ होगा 10वें भाव 11वें भाव में, और यहाँ पे 8 होगा। जो बच्चा मिड दोपहर में 12 बजे के आसपास पैदा होगा 11 बजे से 1 बजे उसके यहाँ सूर्य होगा, और यहाँ पे 9 लिखा होगा, धनु लग्न होगा उसका। समझ गए? ऐसे ही 2-2 घंटे पे लग्न बदलता रहता है। लग्न बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि लग्न ही डिसाइड करता है कि हमारी कुंडली कारक ग्रह कौन है। ये तो पहला कारक, दूसरा कारक, तीसरा कारक होते हैं कुंडली में। इसके बारे में आप लोग आगे समझेंगे। अभी डोज कम रखनी चाहिए। आप इतना समझिए कि ग्रह लग्न का निर्धारण ऐसे होता है, प्रैक्टिस से आप धीरे धीरे समझ जाएंगे। और राशियों का कारकत्व क्या है, ग्रहों का कारकत्व, ग्रहों का दृष्टि क्या है। एक एडवांस बेसिक एस्ट्रोलॉजी में 2 चैप्टर और बचे हुए हैं। एक तो राशियों कुंडली के बारे में, बेसिक के बारे में थोड़ा सा बताया जाएगा, कारक ग्रहों के बारे में, उनकी स्थितियों के बारे में। दूसरा ये बताया जाएगा कि इन ग्रहों का कारकत्व क्या है। बस ये दो चीज जान लेंगे आप बेसिक एस्ट्रोलॉजी में, तो आपको कभी कोई किसी को कुंडली दिखाते हैं या किसी को कुछ पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो बेसिक आपको पता होगा। एडवांस चीजों के बारे में ही सिर्फ आपको जानना है। बिल्कुल सही शिवम, बिल्कुल सही, ठीक है। निशित जी सुबह कन्या, इसलिए बताता हूं, आप ध्यान से सुनिए मेरी बात। सूर्य 360 डिग्री का चक्कर सूर्य भी लगाता है। पहली 360 डिग्री को आपने समझ लिया कि हमने 12 भागों में बांट दिया है। तो सूर्य जो पहली मतलब 14 अप्रैल को सूर्य 0 डिग्री से शुरू करता है। उस दिन सूर्य मेष राशि में प्रवेश करता है और सूर्य वहां से अपना चक्र शुरू करता है। तो 30 दिन एक राशि में रहता है। तो उन 30 दिनों में जब सूर्य मेष राशि में होता है तो सुबह 5 बजे, अच्छा 5 बजे पूरब में क्या होता है, सूर्य होता है। आप चूंकि अभी बोल नहीं पाएंगे मेरे सवाल के जवाब में, मैं बोलता हूं। 5 बजे सुबह पूर्व में सूर्य होता है। और सूर्य किस राशि में है? मेष राशि में। जिस महीने 14 अप्रैल से 14 मई तक सूर्य है मेष राशि में। तो 5 बजे भोर में यहां मेष राशि उदित होगी। समझ गया? वृष, और उसके बाद एक 14 मई से वो चला जाएगा वृष राशि में। तो फिर 5 बजे सुबह यहाँ वृष राशि उदित होगी, क्योंकि सूर्य है पूर्व में, सूर्य है वृष राशि में। तो 5 बजे सूर्य में, 5 बजे पूर्व राशि में जो पूर्व दिशा में राशि होगी वो वृष राशि होगी। सूर्य चला जाएगा तो वृष राशि भी चली जाएगी, मिथुन आ जाएगी पूर्व दिशा में। समझ गए? तो अभी सूर्य जो है कन्या राशि में है, कन्या राशि में इस समय चल रहा है। तो 5 बजे सुबह सूर्य की कन्या राशि उदित होती है। अब नीतीश जी आप मुझे लिख के बताएं कि आपको समझ में आया, तब मैं ये वीडियो खत्म करूंगा। नहीं आया तो आप मुझसे फिर पूछें। निश्चित भाई आप बताइए, आपको समझ में आया? ठीक है। और भी कुछ पूछना होगा तो आप मुझसे फोन से पूछ सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा। ग्रुप में पूछेंगे, जितनी बार आप पूछेंगे बताऊंगा। तो आज की क्लास जो है काफी लंबी हो गई, मेरे ख्याल से 1 घंटे से ज्यादा की क्लास हो गई। काफी कुछ हमने समझा, काफी इंटरेक्टिव क्लास रही, लोगों से बातें भी होती रही। आज मैं ज्यादा व्यवस्थित महसूस कर रहा हूं। मेरे टेक्निकल मित्रों ने बताया था कि उस दीवार पे जहां मैं बोर्ड लगाता था उसका बैकग्राउंड जो है वो सफेद है, बोर्ड भी सफेद है, इसलिए बोर्ड एकदम दिखाई नहीं देता है। इसलिए मैंने इधर मोड़ लिया है। ये मेरा जो है, ये मेरी किताबें हैं जिन्हें मैं पढ़ता हूँ। ये बाबा भोलेनाथ हैं, इनकी मैं
पूजा करता हूँ और यहाँ मैं बैठता हूँ, यहाँ मैं कुंडलियाँ देखता हूँ, लोगों से मिलता हूँ। तो ये दिशा में मैंने इसलिए लगा दिया कि आप लोगों को थोड़ा इसका बैकग्राउंड समझ में आए। तो आगे हम फिर अगली क्लास में जल्दी ही मिलते हैं। हो सकता है बीच में कुछ दिन मैं ना रहूँ, यात्रा में रहूँ। मैंने आईफोन लिया है, आईफोन आ जाएगा तो ये वीडियो जो होगा और साफ आपको दिखाई देगा, ये इसकी क्वालिटी थोड़ी क्लियर हो जाएगी। सिर्फ क्लास अच्छे से चले, लोगों को अच्छे से दिखे चीज़ें, इसलिए ही आईफोन लिया है मैंने, नहीं तो फ़ोन है मेरे पास। तो फिर जल्दी ही मिलते हैं। विजयादशमी की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोग अपने परिवार के साथ ये पर्व मनाएं, अपने बच्चों को समझाएं, उनको बताएं, छोटे बच्चों को कि विजयादशमी का क्या महत्व है हमारे समाज में, हमारे जीवन में, हमारी संस्कृति में, हमारा अच्छाई पर बुराई पर अच्छाई के जीत के इस पर्व की हमारे जीवन में क्या महत्व है, इसका हमारे नैतिक जीवन पे, हमारे आदर्शों पे क्या प्रभाव पड़ता है कि रावण को राम ने वध किया, ये बुराई पे अच्छाई की जीत हुई। इससे हम क्या सीखते हैं, क्या जानते हैं, ये हमारे बच्चों को जानना जरूरी है। क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी का युग है, चीज़ें बहुत बदल गई हैं। हम लोग तो कथाएं सुन के बड़े हुए हैं, लेकिन वो कार्टून देख के बड़े हो रहे हैं। उन बच्चों को जरूर बताएं, अच्छे से परिवार के साथ विजयादशमी मनाएं और छुट्टियां एंजॉय करें। नमस्कार।